आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल पेपर सेमेस्टर 1 के लिए। जो माइनर पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ चले गया? और माइनर पेपर में हम लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, जो बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं BO&M, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। और इसका हम लोग मॉडल पेपर लेकर आएंगे। फिर से बात बता दूं, ये जो सेट है ना, 1 से लेके 4 सेट तक आएगा। 4 मॉडल सेट में सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछने का कोई चांस ही नहीं है। आप सिर्फ मॉडल पेपर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसको लिखने का अगर आदत बना लेते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। क्योंकि तैयारी अच्छा होना और लिखने में दोनों में अंतर होता है। बहुत लोगों को पता रहता है, लिख ही नहीं पाते वो, क्योंकि जब लिखने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए दोनों को अच्छा करना है। तो हम लोग 4 मॉडल सेट कोशिश कर रहे हैं कि देंगे। 4 नहीं तो 3 दे दें। 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 3 मॉडल सेट के बराबर क्वेश्चन होगा ही होगा। बाकी आप अगर एक एक्स्ट्रा और मॉडल पेपर हम लोग बना पाए तो अच्छी बात है। ये मॉडल पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, उसको लेके तैयार किया गया है। और साथ ही साथ ये मॉडल पेपर जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो ध्यान ये रखना है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे है। आपका एग्ज़ाम का सिलेबस मालूम होना चाहिए। जो भी 75 नंबर का पेपर होगा उसमें सब में सिलेबस एक जैसा है। जो भी 75 नंबर वाला पेपर है उसमें सब में 3 क्रेडिट है 75 नंबर में। और 3 क्रेडिट का जो सिलेबस है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, वो एक जैसा है। क्या क्या पैटर्न है बताइए? ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको टोटल 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आंसर कितने का करना रहेगा? 4 क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। 7 में 4, 4 क्वेश्चन अगर आंसर करते एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो इस हिसाब से 60 नंबर का एग्जाम आपका ग्रुप बी से हो जाएगा। और ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा, जिसमें 1 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो 5 नंबर का अकेले एक क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी 5 नंबर का होगा। इसका मतलब है कि 15 नंबर का पार्ट ए से आएगा। तो 15 मार्क्स पार्ट ए से और 60 मार्क्स पार्ट बी से, ग्रुप बी से जिसको बोलते हैं। ग्रुप ए से 15 नंबर और ग्रुप बी से क्या है, 60 नंबर। तो अगर दोनों को जोड़ दें 15 और 60, तो 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और हम लोग कंप्लीट, आप लोगों को भले ये 7 में से 4 बनाना है, लेकिन हम लोग यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग 7 का 7 आंसर आपको करके देंगे, ताकि 7 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपका कमांड में आ जाए। तो 7 क्वेश्चन वहाँ और ये 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अगर कंप्लीट आप कमांड में कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये क्लास पूरा। तो हम लोग इस तरह का लगातार लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके जाएगा। मॉडल सेट लेक्चर 1, मॉडल सेट लेक्चर 2, मॉडल सेट लेक्चर 3 और मॉडल सेट लेक्चर 2, या मॉडल सेट 2 लेक्चर 1, मॉडल सेट 2 लेक्चर 2, इस तरह से करके जाएगा। तो ये मॉडल सेट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है 1 नंबर में, जिसमें ये आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन कीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने देगा। उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप क्या है? तो मालूम होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए सबसे पहला कानून कब बना था? 1932 में। और वही कानून आज भी चल रहा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का धारा 4 में इसका परिभाषा दिया हुआ है। और लिखता है कि पार्टनरशिप इज दैट रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच के संबंध को कहते हैं, जो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए ठहराव किया है। अगर पार्टनर किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्रीमेंट किया है, कौन से बिजनेस के? तो ऐसा बिजनेस जो या तो सबसे सब लोग मिलके चलाएगा, या सब में से कोई एक चलाएगा। यानी पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कुछ लोग मिलके काम करते हैं, इसलिए कि उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए, जिसको या तो सारे लोग चलाएंगे या तो सारे में से कोई एक चलाएगा। ऐसे प्रॉफिट के बिजनेस को बांटने के लिए अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। और इसका डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 4 में है। और ईयर कौन सा है? 1932। एक और लिखा है सोल ट्रेड क्या होता है? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार ऐसा व्यापार होता है जहाँ एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस को चलाता है, एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को लेता है। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेड। इस दुनिया का सबसे पुराना तरीका बिजनेस करने का, इस दुनिया का सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का। क्या नाम है उसका? सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। बिजनेस करने का सबसे पुराना तरीका। तीसरा है कंपनी क्या है? तो बोलता है कंपनी का अर्थ ऐसी संस्था से जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम से क्या होगा? पंजीकृत होगा। नहीं, कंपनी क्या कहलाएगा? तो कंपनी वैसी संस्था है जो कंपनी अधिनियम 2013 से या तो इससे पहले के किसी कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होगी, वो संस्था क्या कहलाएगी? कंपनी। जैसे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एक इंस्टीट्यूशन है ना जी,
अगर इस इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन 2013 के कानून से करा ले तो ये क्या बन जाएगा? कंपनी। तो याद रखना है, कंपनी के लिए ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है। कंपनी एक ऐसी संस्था है जो इससे यानी कंपनी के एक्ट से, कंपनी के कानून से रजिस्टर्ड होगी, वो संस्था क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। एक पान दुकान को चलाता है, अगर वो कंपनी से रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो संस्था कंपनी बन गई। अगर वो पार्टनरशिप से रजिस्ट्रेशन कराएगा तो संस्था क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप। तो किससे रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो संस्था क्या कहलाएगी। तो कंपनी में एक ऐसी संस्था शामिल होगी जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी कंपनी के कानून से क्या होगी? रजिस्टर्ड होगी। कोई दिक्कत? फॉरेन ट्रेड क्या होता है? विदेशी व्यापार सब जानते हैं। जब हमारा व्यापार का काम देश की सीमा के बाहर चला जाता है तो उसको हम लोग कौन सा ट्रेड बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। हमारे देश की सीमाओं के बाहर अगर व्यापार का काम चला जाता है तो उसे हम लोग कौन सा ट्रेड बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। री एक्सपोर्ट क्या होता है? तो जब किसी एक देश से इंपोर्ट करके किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी जब गुड्स और सर्विसेज, माल अथवा सेवा किसी एक देश से इंपोर्ट किया जाता है, खरीदा जाता है, और फिर उसको किसी और देश को अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट। एक देश से इंपोर्ट करके और उस गुड्स और सर्विसेज को दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर देना क्या कहलाता है? री एक्सपोर्ट कहलाता है। याद रखना आपको। ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? कंपनी क्या है, इसके फायदे और नुकसान को बताइए। कंपनी क्या है, इसका मेरिट और डिमेरिट दोनों बताना है, ठीक है। तो चलिए कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी क्या है? तो सबसे पहले लिखा है कंपनी का अर्थ ऐसी संस्था से जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम से पंजीकृत हो। अभी हम लोग देख चुके हैं कंपनी का विशेषता क्या क्या है। उसके बाद हम लोग फायदा घाटा देखेंगे। तो पहला है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, यानी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जो मानव द्वारा बनाया जाता है। इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी का अस्तित्व हमेशा उसके मालिक से अलग होता है, यानी मालिक अलग होता है और बिजनेस ये मान के चलता है कंपनी में। परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी का जीवन बहुत लंबा होता है। उसके बाद सीमित दायित्व, कंपनी का दायित्व लिमिटेड होता है। कॉमन सील का इस्तेमाल होता है, मुहर यहाँ चलता है। उसके नीचे है ट्रांसफर ऑफ शेयर, यहाँ पे हम अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और नीचे है स्वामित्व तथा प्रबंध का अलग अलग होना, यानी सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और ऑनरशिप क्या होता है? अलग अलग होता है। और नीचे है रिस्क बियरिंग, कंपनी में जोखिम जबरदस्त रहता है। अब हम देखते हैं कंपनी संगठन का लाभ क्या है, फायदा क्या है। कंपनी आखिर क्यों खोलता है लोग? कुछ फायदा होगा तभी ना। तो चलिए देखते हैं कंपनी खोलने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा होगा कंपनी खोलने से। कंपनी का पहला, लिमिटेड लायबिलिटी का फ़ायदा उठाता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कंपनी ने अगर 100 करोड़ रुपया का लोन लिया और कंपनी खराब स्थिति में पहुंच गई और डूब गया 100 करोड़ रुपया, तब क्या कंपनी करेगी? तो बोलता है कि कंपनी का एक लिमिट होता है, उतने पैसा भरेगा, बाकी पैसा डूब जाएगा। जो पैसा दिया होगा कंपनी में 100 करोड़, उसका डूब जाएगा। कंपनी एक लिमिट तक ही पैसा भरेगा, अनलिमिटेड पैसा नहीं भर सकता। एक लिमिट है, जितना उसका प्रॉपर्टी वो भरेगा, बाकी पैसा खत्म। लेकिन अगर दूसरा बिजनेस आप खोलते हो तो घर का प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ेगा, लेकिन आपका खत्म नहीं होगा लायबिलिटी। कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है? खत्म हो जाता है। कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है? खत्म, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है, इसलिए कंपनी लोग खोलता है। शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी जो तो किसी दूसरे बिजनेस में नहीं है, यानी पहला वाला भी लिमिटेड लायबिलिटी भी किसी दूसरे बिजनेस में नहीं है, और शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी भी किसी दूसरे बिजनेस में नहीं। शेयर ट्रांसफर मतलब हमको जब मन किया तब अपना हिस्सा बेच के निकल लेंगे। यानी हम लोग क्या करते हैं बताइए, अगर हम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग खोले हैं और कल हो के हमको ज़रूरत पड़ेगा तो क्या इसको हम बेच के निकल सकते हैं? कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं, हमको बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का ऐसा बिजनेस है, जब मन किया तब बेच दीजिए, बेच के निकल गया। बहुत सारे लोग देखिएगा कंपनी बेच के निकल गया। जैसे अभी आप सुने होंगे, एक पहले आता था टेलीनॉर, आता था टेलीनॉर नाम की कंपनी, बेच दिया सीधा एयरटेल को और निकल लिया अपना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस से बेच देता है। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट देखिएगा, आकाश चलता था ना पूरे देश में, अभी भी चलता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराता है। तो वो अपना पूरा इंस्टीट्यूटे बेच दिया बायजूस को, और बायजूस को 6400 करोड़ रुपये में ले लिया। 6400 करोड़ रुपये में खरीद लिया और वो बेच के निकल गया, वो बेच के चल दिया ना इंस्टीट्यूशन। तो ये ऐसे स्थिति में अगर कंपनी आप बना के रखते हैं तो ये सुविधा मिलेगा कि आप शेयर कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता है कंपनी का। पार्टनरशिप कुछ दिनों तक, जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। सोल ट्रेड अगर चला रहा है तो एक व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक, जैसे हम अगर चला रहे हैं तो जब तक हम कॉमर्स, हम ठीक ठाक है, जिंदा है, तभी तक ना कॉमर्स वर्ल्ड चलेगा। इस बात का गारंटी है कि आने वाला बाल बच्चा मेरा कॉमर्स ही पढ़ेगा। और इस बात का क्या गारंटी को पढ़ाने लायक बनेगा कि वो टीचिंग में आ सकता है, वो बच्चों को पढ़ा सकता है? ये तो मुश्किल है।
तो ऐसी स्थिति में हम जब तक हैं, मेरा सांस चल रहा है, तब तक कॉमर्स वर्ल्ड चल रहा है, उसके बाद नहीं। जबकि कंपनी क्या है, 3-4 पीढ़ी तक चलते रहता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी कंपनी में ज़्यादा है, बाकी बिजनेस में ज़्यादा नहीं है। साथ क्या है, अ स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बोलता है कि ग्रोथ की संभावना भी ज़्यादा है और एक्सपेंशन की संभावना भी ज़्यादा है। और इफिशियंट मैनेजमेंट, एक कुशल प्रबंध होता है, अच्छा मैनेजमेंट होता है कंपनी में। ये सब फायदा है कंपनी का। घाटा क्या क्या है, बोलता है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनाने में, कंपनी स्टार्ट करने में क्या लगता है, इतना आसान काम है, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला बोलता है कि डिफ़िकल्टी है फॉर्मेशन में, स्टार्ट करने में कठिनाई है, बहुत दिक्कत है स्टार्ट करने में। दूसरा क्या है, गोपनीयता की कमी है, लैक ऑफ सेक्रेसी, इसमें कुछ भी गोपनीय बात नहीं रहता, कुछ भी छिपा हुआ बात नहीं रहता, सब कुछ दुनिया को बता देना पड़ेगा। तीसरा क्या है, इसमें लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा नहीं मिलता है कंपनी में। जैसे हमको अभी मान लो कि एक बैच और लेना है, थक गए हैं, तो लगता है चलो पढ़ाई लेते कुछ कमा लेंगे। नहीं देखते हो, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति थक जाता है, फिर भी वेट करता रहता है कि चलो एक एक ट्रिप मार लेंगे तो कुछ और कमा लेंगे। उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिल रहा है, इसलिए डायरेक्ट मोटिवेशन मिल रहा है क्योंकि वो जानता है कि अगर हम मेहनत करेंगे उसका डायरेक्ट फायदा हमको मिलेगा। बताओ, कंपनी में 50,000 लोगों का पैसा लगा हुआ है, हम क्यों अकेले मेहनत करें, हम मेहनत करेंगे तो सभी को ना मिलेगा प्रॉफिट। इसलिए कंपनी बोलता है हम नहीं करेंगे, सब इग्नोर करता है क्योंकि डायरेक्ट मोटिवेशन उसको नहीं मिलता है। और आगे क्या है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है कंपनी के ऊपर, तो ये सब भी कारण है। डिले इन डिसीजन, कंपनी में थोड़ा डिसीजन लेट से होता है क्योंकि इतने सारे प्रोसीजर हैं कि उसको पूरा करते करते टाइम लग जाता है। और कंपनी में अल्पतांत्रिक प्रबंध होता है, ऑलिगो क्रैक मैनेजमेंट होता है। यह ऐसा मैनेजमेंट होता है जहाँ पे फुली डेमोक्रेटिक नहीं है, पूरा तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि अगर हम सब कुछ जनता नहीं डिसाइड करती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जनता डिसाइड करती है। जनता का मतलब होता है कि जो इसमें शेयर लगाने वाले होते हैं, शेयर होल्डर्स, और कुछ डिसीजन शेयर होल्डर्स नहीं लेती है। तो इसलिए कुछ डिसीजन शेयर होल्डर जब नहीं लेता है तो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। और निवेशकर्ताओं में संघर्ष, आपस में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कंपनी में, ये एक समस्या है। तो कंपनी का मेरिट भी देख लिए और कंपनी का डिमेरिट भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 3rd नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डीड क्या है और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी 10 बातें लिखेंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, बोलता है पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है और इसी के आधार पर पार्टनरशिप बिजनेस चलता है। फिर से रिपीट करते हैं, पार्टनरशिप डीड साझेदारों के बीच तय हुए सारे टर्म्स एंड कंडीशन का एक प्रमाण है। ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। बनेगा पार्टनरशिप डीड तो उसमें जो बातें आप लिखेंगे वो लागू होगा, और नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड बनता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता तो उसके यहाँ कौन कौन से नियम लगेंगे, वही नियम लागू होगा। जब आप नहीं बनाएगा तो सरकार का मतलब पार्टनरशिप एक्ट का नियम लगेगा, और जब आप बनाइएगा और आप जो एग्रीमेंट में लिखिएगा वही एग्रीमेंट का बात हर जगह लगेगा। इसलिए बोला जाता है एग्रीमेंट लिखित भी होता है और, लेकिन फ्यूचर में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए एग्रीमेंट को क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, यही बात है। जो जिस पेपर में पार्टनरशिप साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों को लिखा जाता है, जिस पेपर में पार्टनरशिप से संबंधित सभी शर्तों को लिखा जाता है, उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदारी संलेख, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस पेपर को क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। उसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, उसी को बोलते हैं साझेदारी का अंतर नियम। क्या बोलते हैं, साझेदारी का अंतर नियम। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बात लिखाएंगे, तो हर बात लिखा सकते हैं जो आपको पार्टनरशिप बिजनेस करते समय परेशान कर सकता है। हर वो बात लिखाइए जो आपको पार्टनरशिप बिजनेस करते समय परेशान कर सकता है, हर वो बात को लिख देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, लिखने से आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा बात है। सबसे पहला लिखा है पार्टनरशिप का क्या क्या एग्रीमेंट में लिखना चाहिए, नाम और पता, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ फर्म, बिजनेस का नाम लिखिए और बिजनेस का पता लिख दीजिए। दूसरा क्या है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, सबसे पहले बिजनेस का नाम और पता लिखिए, कौन क्या नाम है बिजनेस का और उसका एड्रेस क्या है। पार्टनर का नाम और उसका पता लिखना है, पार्टनर का नाम और उसका क्या लिखना है, पता लिखना है।
साथ ही साथ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा वो लिखना है। कितने दिन का साझेदारी बनेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर ड्यूरेशन नहीं लिखना है तो इसका मतलब अनलिमिटेड टाइम का बना है। दो तरह का पार्टनरशिप बनता है, कुछ पीरियड के लिए भी बनता है, जैसे 2 साल लिख दिए तो 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो समझो अनलिमिटेड टाइम के लिए बन गया। उसके बाद है स्कोप ऑफ बिजनेस, व्यापार का क्षेत्र लिखा हुआ है कि बिजनेस कौन कौन सा क्षेत्र में आपका काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर में जाएगा, कहाँ पे जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाई पार्टनर, एक पार्टनर कितना कितना पूंजी लगा रहा नाम करके लिख लीजिए, जैसे ABC पार्टनर है तो ऐसे लिख लीजिए, ए इतना लगा रहा है, बी इतना लगा रहा है, सी इतना लगा रहा है। ये सब क्लियर होना चाहिए एग्रीमेंट में। और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो भी आपको लिखना होगा। लाभ हानि का रेशियो क्या है, मेन तो यही झगड़ा का कारण, पार्टनरशिप में झगड़ा का मेन कारण क्या है, लाभ हानि। जहाँ प्रॉफिट हुआ, हानि नहीं, प्रॉफिट, प्रॉफिट में मारपीट हो जाएगा कि हमको कम मिला, ज़्यादा मिला। आगे क्या है, कमीशन अगर किसी पार्टनर को देंगे तो, सैलरी किसी पार्टनर को देंगे तो वो सब बात लिखाइए ना। अच्छा देंगे तो खाली यस नहीं लिखना है, ये भी लिखना है कि देंगे तो कितना देंगे। अब लिख दिए कि हाँ सैलरी मिलेगा, तो फिर तो कन्फ्यूजन है किए, खाली लिख दिए यस मिलेगा, तो कितना मिलेगा। कोई रेशियो में सैलरी मिलता है, सैलरी काम के आधार पर मिलता है, रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। आप अगर 1 लाख लगाए, हम 50,000 लगाएं, तो चलो जेन्युइन बात है कि आपको डबल मिलना चाहिए, हमको सिंगल मिलना चाहिए, लेकिन मेहनत के ऊपर मिलता है सैलरी, सैलरी पूंजी के ऊपर नहीं मिलता है। तो जो पार्टनर काम करेगा सैलरी उसी को ना मिलेगा, तो लिखवा देना चाहिए यहाँ पे। आप पहले ये तय कर लो कौन काम करेगा, तो पता चला सी काम करेगा, तो बोलो सी का सैलरी क्या होना चाहिए, तो सी बोला सैलरी मेरे लिख दो। तो जो सैलरी आप यहाँ लिखेंगे वही सी को मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। उसके नीचे क्या है, लोन, लोन टू और एंड बाई पार्टनर, अगर बिजनेस को लोन पार्टनर दे रहा है या पार्टनर बिजनेस से ले रहा है, फिर से सुनिएगा, बिजनेस बिजनेस लोन पार्टनर को दे रहा है या पार्टनर बिजनेस से ले रहा है। तो पार्टनर दे भी सकता है बिजनेस को और पार्टनर बिजनेस से ले भी सकता है, ये दोनों लोन को लिखना होगा। और इसके बारे में लिखिए कि इंटरेस्ट कितना, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। पहला बात समझ गए, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, और अगर बिजनेस पार्टनर को लोन देगा तब कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो बात लिखवा दीजिए। उसके नीचे है ड्राइंग्स, मालिक जो है बिजनेस का पार्टनर, वो कितना पैसा निकाल सकता है और उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितना पैसा निकाल सकता है और उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा, याद रखना इस चीज़ को, कितना पैसा निकाल सकता है और कितना उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो ड्राइंग का फिक्स कर दीजिए, नहीं तो ड्राइंग के मामले में भी बहुत झगड़ा झंझट होता है। उसके आगे और क्या क्या बात होगा, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये अब एक साझेदार का क्या अधिकार होगा और क्या उसकी ड्यूटी होगी, ये भी तय करेगा। राइट्स एंड ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, साझेदार का अधिकार दायित्व लिखना होगा। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी लिखवाना होगा। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो भी लिखना होगा, पार्टनर का एडमिशन करना है या रिटायरमेंट करना है तो उसके लिए क्या शर्त है, कोई कंडीशन होगा ना, कैसे एडमिट होगा, कैसे रिटायर होगा। आगे लिखा है वायलेटेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप रूल्स को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन कर दिया मेरे कानून का, जो डीड बना है डीड के ऑपोजिट काम कर रहा है, डीड में लिखा कुछ और बात है, वो काम कुछ और कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे आप। उसके नीचे लिखे है डेथ ऑफ पार्टनर्स एंड हिज सक्सेसर, अगर कोई पार्टनर मर जाए तब क्या होगा, उसके लिए क्या शर्तें आप लिखे हैं, तो लिखिएगा ना, ये सब चीज़ लिखवा लेना चाहिए कि देखो अगर पार्टनर मर गया तो कौन सा वैल्यू देंगे। बताओ, मर गया चलो ठीक है, आप सब लोग बोलोगे सर उसका जो हिस्सा होता है देना चाहिए, कौन सा हिस्सा, जो शुरू में लगाया था वो या आज का जो मार्केट वैल्यू वो। अब आप नहीं लिखवाओगे तो बाकी पार्टनर बोलेगा हम नहीं जानते, उसी समय कर देंगे, हम अभी नहीं देंगे अभी का। अब सोचिए कि जब ये जो व्यक्ति मरा वो ऐसे 10 साल बाद धंधा किया था, 10 साल पहले, और उस समय का वैल्यू बहुत कम था, आज बिजनेस का मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो आज का ना पैसा मिलना चाहिए, तो लिखवाओगे तब ना मिलेगा, नहीं लिखवाओगे तो कोई नहीं देगा। फिर आपका फैमिली कहीं लड़ते रहे कोर्ट में जाके, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्रीमेंट में जो बात लिखा है वो मिलेगा, नहीं लिखा है तो आपको लगता है कि फ्यूचर ऐसा थोड़ी जरूर गारंटी हम ही मरेंगे सो, कोई गारंटी है। जब पार्टनर बना रहा होगा तो तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेगा, जो भी डेथ करेगा, हो सकता है कि भगवान ना करे कि कोई करे, लेकिन अगर बाई चांस हो जाता है तो हम अपने सिक्योरिटी के लिए क्या सोच रखे हैं, हम अपने फैमिली को इसके में क्या देंगे, ये सब बात आपको तय करना चाहिए। और नीचे क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अगर बंद करना होगा तो कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। अगर कल हो के बिजनेस बंद करने का नौबत आ जाए तो उसको कैसे बंद करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, इसको भी हम लोगों को देखना है। साथ ही साथ हम गुडविल का वैल्यूएशन पार्टनरशिप में कैसे करेंगे, कौन से मेथड्स को अप्लाई करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए,
सुपर प्रॉफिट से करेंगे, एवरेज प्रॉफिट से करेंगे, या कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। बात समझ गए? ये 3 क्वेश्चन हम लोग ग्रुप 1 का देख रहे थे, फिर बताए थे ना ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन पूछता है और ये तीनों कंपलसरी क्वेश्चन है, बनाना ही बनाना है। अब हम लोग चल रहे हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है, जहाँ पे हमको 7 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें हमको कितने अटेम्प्ट करना है? 4 अटेम्प्ट करना है ना। तो 7 का 7 हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, आप 4 घर अपना एग्जाम में अटेम्प्ट करते रहिएगा। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, व्यवसाय क्या है और यह वाणिज्य से किस प्रकार भिन्न है? व्यवसाय क्या है और यह वाणिज्य से किस प्रकार भिन्न है, यानी बिजनेस क्या है और ये कॉमर्स से कैसे अलग है। तो बिजनेस और कॉमर्स में डिफरेंस देखना है आपको, बिजनेस और कॉमर्स में क्या करना है? डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है बिजनेस और कॉमर्स में। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। बताइए बिजनेस क्या है, क्या होगा बिजनेस? अरे ऐसी आर्थिक क्रिया क्यों क्या कहा गया बिजनेस को? क्योंकि बिजनेस करते हैं किसके लिए? पैसे कमाने के लिए ना करते हैं। तो ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें 2 काम हो रहा है, प्रोडक्शन एंड सेल। जहाँ पे 2 काम देखिए यहाँ लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? विक्रय यानी सेल। बोलता है ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। ये सब किसके लिए हो रहा है? प्रॉफिट के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? प्रॉफिट के लिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बिजनेस कर रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए किसी वस्तु या किसी सेवा का उत्पादन भी कर रहा है और विक्रय भी कर रहा है ताकि उसे क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके, तो ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। अब देख लीजिए इस दुनिया में जो भी लोग लाभ कमाने के लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल दोनों कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम क्या कर रहे हैं बताइए? बिजनेस कर रहे हैं। सर्विस किस में आएगा? तो बोल रहे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम प्रोडक्शन करते हैं, क्या उत्पादन करते हैं? हुँ? एक छोटा सा दिमाग, और तुम लोग को फिर सुला के आराम से ऑपरेशन करके दिमाग डाल देते हैं। कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस वो कर रहा है जो मिठाई वाला है, वो उत्पादन करता है, मिठाई बनाता भी है और बेचता भी है। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। क्या हम प्रॉफिट कमाते हैं? नहीं, हम इनकम कमाते हैं। अब प्रॉफिट और इनकम में अंतर होता है। कोई गेन कमाता है, कोई इनकम कमाता है, कोई गेन कमाता है, कोई प्रॉफिट कमाता है, कोई अलग अलग चीज़ है। हम लोग जो पैसा आपसे लेते हैं उसको फी बोलते हैं। अब बिजनेसमैन जो सामान बेचता है उसको सेल बोलते हैं, कि कितने का माल बेच दिए, तो वो प्रॉफिट अर्निंग करता है। तो हम लोगों का काम बिजनेस नहीं, बिजनेस उसका काम है जो प्रोडक्शन कर रहा है। और अच्छा, कोई किताब दुकान चला रहा है, उसका क्या, वो बिजनेस कर रहा है? जो किताब दुकान चला रहा है ना, वो बिजनेस कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि किताब वो खुद बनाता है क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, बताओ तो क्या करना चाहिए आपको? प्रोडक्शन। तो क्या किताब वो खुद बना रहा है? राशन का दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है? नहीं, वो प्रोडक्शन करता है वो राशन का सामान। हाँ, वो बिजनेस करता है। अगर आटा खुद से, गेहूं लेके पता चला फ्लोर मिल में पिसवा के बेचता है, पैक करके, हल्दी खुद से पीस के बेचता है, तब बिजनेस माना जाता है। आप बने बनाए सामान को बेच रहे हो तो आप बिजनेस कैसे कर रहे हो? वो व्यक्ति क्या कर रहा है जो बने बनाए सामान को बेच रहा है, खुद नहीं बनाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड, व्यापार। क्या कर रहा है वो? इसलिए उसका नाम होता है ट्रेडर। देखिएगा बहुत सारा जो सीमेंट वेंट बेचता है तो नीचे लिखता है ट्रेडर, लिखता है ना कि हम ट्रेडर हैं। सीमेंट हम बनाते नहीं, हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो जो सीमेंट बेचता है वो व्यापार कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है। बिजनेस वो करेगा जो सीमेंट बनाएगा भी और बेचेगा। और जो केवल बेच रहा है, दूसरे का बनाया हुआ चीज़ बेच रहे हैं, इसका मतलब आपका काम ट्रेड का काम है, व्यापार करते हैं। और जो व्यक्ति इस काम को करता है, जो रेडीमेड सामान बेचता है, खुद नहीं बनाता, उसको व्यापारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जानवर का व्यापारी सुने होंगे, कहीं वो जानवर अपने यहाँ नहीं प्रोडक्शन, कहीं से मेले से खरीदेगा, 1 आध 2 महीना रखेगा, खिला पिलाएगा, फिर बेच देगा। जो सब्जी का व्यापारी होता है क्या करता है बताइए? सब्जी खुद नहीं उगाएगा, सब्जी किसी और किसान के खेत से खरीदा, जाके बेच दिया, बीच में कमाता है नहीं। बने बनाए सामान को जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापारी। और जो वो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापार। तो हम लोग अलग अलग है, सब व्यापार अलग हो गया। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये लोग प्रोफेशन का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा।
हम लोग किसका काम कर रहे हैं? पैसा का। याद रखना बहुत अंतर है। कन्फ्यूजन इंटरव्यू में छोटा सा चीज़ पूछता है बच्चा लोग से, अब वहाँ बच्चा लोग नहीं बता पाता है, तो काहे का नौकरी में रखेगा भैया जिसको अभी तक ये नहीं पता है बिजनेस किसको बोलते हैं। हाँ या नहीं? अब सेल होगा, हम अगर कमा रहे हैं ट्यूशन से और हम अपने यहाँ रखेंगे और वो लिख देगा सेल आज इतना हुआ, हमको तो जीएसटी में लपेट देगा। तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा मेरा जो पैसा वो किस में जाएगा। अब उसको टैक्स ही लगाना है, बोल दिया कि हमारा टैक्स निकालो जी, तो किस हेड में टैक्स निकालेगा? बिजनेस हेड में या प्रोफेशन हेड में? तो उसको पता होना चाहिए कि जो ये काम है किसके अंदर आता है? प्रोफेशन के अंदर, तो उसका टैक्स प्रोफेशन हेड में लगेगा। अब उसको इतना भी नहीं पता है, इतना माइनर माइनर अगर मिस्टेक कर रहा है, छोटा छोटा मिस्टेक कर रहा है, तब आप कैसे मानेंगे कि जिस आदमी के भरोसे आप अपना बिजनेस छोड़ रखे वो आदमी आपके बिजनेस को संभाल लेगा? इसलिए उसके अंदर नॉलेज तो होना चाहिए ना, तभी तो संभाल पाएगा कि ये किसके अंदर आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूरा समझ गया बिजनेस के अंदर? यानी ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और सेल होता है। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ भी वही चीज़ है। अच्छा, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए, फीचर्स इसका देख लीजिए। सबसे पहला, बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर अभी तो डेफिनेशन में पढ़े ना। दूसरा क्या होता है इसमें? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज मतलब होता है क्रय और विक्रय। उसके बाद है रेगुलरिटी इन डीलिंग। अगर आप रेगुलर करोगे तभी धंधा होगा, तभी बिजनेस होगा। एक दिन पुराना कुर्सी मेरे घर में था, बेच दिया, अब पैसा कमा लिए, तो बिजनेस हो गया? बताइए, बिजनेस हुआ? आप रेगुलर करोगे तभी बिजनेस कहलाएगा, कभी कभी करने से बिजनेस नहीं हो जाता। तो बोलता है रेगुलर होना चाहिए वो डीलिंग, तभी आपका बिजनेस होगा। दुर्गा पूजा के दिन अचानक एक आदमी मुंबई में काम करता है, दुर्गा पूजा की छुट्टी में यहाँ आ जाता है, और उसके गांव के बगल में मेला लगता है और वहाँ पे समोसा सेंटर खोल देता है कि खाओ समोसा चाटो आराम से। साल भर रहता है, दुर्गा पूजा में छुट्टी में आया, अपना 5-7 हज़ार का धंधा कर लिया। क्या उसे बिजनेसमैन कहेंगे? बना भी रहा है, बेच भी रहा है, लेकिन एक ही दिन बस साल भर में। वो बिजनेसमैन है? नहीं, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस कहलाएगा जब आपका डीलिंग क्या होगा, रेगुलर होगा। अच्छा, वो कस्टमर क्रिएशन पर ध्यान देगा? एक ही दिन का मेला लगाना उसको, उसके बाद साल भर नहीं देखेगा कस्टमर को, तो कस्टमर क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान देगा? वो किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगा? प्रॉफिट पर। लेकिन जो साल भर वहाँ लगाएगा, सालों भर वहाँ ठेला लगाएगा, वो क्या करेगा? वो कस्टमर क्रिएशन, वो रेट नहीं ज़्यादा लेगा, नॉर्मल रेट लेगा, क्योंकि जानता है कि हमको रोज़ यहाँ लगाना है। आज हम इससे ठग लेंगे तो अगले दिन नहीं आएगा। और जो एक ही दिन के लिए लगाया, बोला आज ठगेंगे तो साल भर में भुला जाएगा, फिर अगले बार आएगा। उसको कोई मतलब नहीं है, वो आप सिर्फ उसको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो रेगुलर डीलिंग नहीं कर रहा है। और जो रेगुलर डीलिंग करता है वो जानता है कि आज हम ठग लेंगे ना, तो कल होके हो सकता है आज ये दे देगा हम ज़्यादा पैसा मांगेंगे तो, लेकिन कल होके मेरे दुकान नहीं आएगा। और हमको सालों भर धंधा करना है, इसलिए इसके इसके सामने हमको एक अच्छा रेट देना होगा। प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और आगे क्या है? बिजनेस में क्या होता है? रिस्क भी है, बिना रिस्क का बिजनेस नहीं चलता है, तो ये भी एक फीचर्स है। बिजनेस में रिस्क होता है। और बिजनेस में क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिजनेस में यूटिलिटी क्रिएशन होता है। क्या होता है यूटिलिटी क्रिएशन? यही तो मेन चीज़ है बिजनेस का। बिजनेस का मेन फंडा ही है यूटिलिटी क्रिएशन। अच्छा, बिजनेसमैन क्या करता है? बस किसी चीज़ का उपयोग बढ़ा देता है। बिजनेसमैन क्या करता है? किसी चीज़ का उपयोग बढ़ा देता है। नहीं समझे? हम लोगों के गांव में पहले मक्का होता था, मक्का समझते हो? और हम लोग गांव में भूंजा खाते थे। हाँ, पॉपकॉर्न उसको बोलो, अभी सर मतलब शहरी भाषा में पॉपकॉर्न बोलो, हम लोग भूंजा बोलते थे, नहीं भूंजा खाते थे। अब हम लोग जो खाते थे, एक मक्का को अगर भूनते थे तो पूरा घर खा लेता था, लेकिन मज़ा नहीं आता था खाने में, क्योंकि बहुत सारा मक्का का ऐसा दाना था जो फटता ही नहीं था, वैसे ही रह जाता था। है या नहीं? एक बिजनेसमैन आया, उसी दाने को, उसी मक्के को, मक्का तो उसे ही होता है जैसे सब, उसी दाने को क्या किया, थोड़ा सा उसमें काम किया, थोड़ा उसको प्रोसेसिंग कर दिया। अब प्रोसेसिंग करके उसमें नमक वगैरह मिला के ऐसा मिला दिया केमिकल, और ऐसा बना दिया कि अब भैया बोलता है कढ़ाई में तो भूनने का कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो पकड़ते रह जाओगे किधर भागेगा। इसको हीट करके ढक दो, और सारा का सारा जो है दाना बढ़िया से फूटेगा। और जब बढ़िया से फूटेगा तो वही मतलब है कि बढ़िया से अगर देखा जाए उस डब्बे में, उस पैकेट में 50 रुपये का आता है। और कितना दाना होगा? एक मक्का के बराबर दाना होगा? नहीं, बहुत कम दाना रहता है, आधा समझो, एक मक्का का आधा जो होता है ना उतना ही दाना रहता है। और उतना ही दाना का 50 रुपये लेता है, और हम लोग खुशी से देते हैं।
जबकि गांव में ऐसे फेंका रहता है। डिफरेंस क्या चीज़ का है? गांव में तो है, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं खाते और इसको खरीद के खाते हैं 50 रुपये का। वही गांव का आदमी जो शायद मक्का का खेती भी करता है, लेकिन फिर भी उसके घर जो गेस्ट आता है कोई, तो वो नहीं देता है, वो 50 रुपये वाला ला के देता है। अंतर क्या हुआ है? कोई ना कोई ऐसा है जो उसको उसका क्या किया, यूटिलिटी चेंज कर दिया, उसका उपयोग चेंज कर दिया। अच्छा, पहले वाला भूंजा देते थे तो देहाती समझता था, अब ये नया वाला दे रहे हैं तो शहरी समझता है, यार पॉपकॉर्न खिला रहा है बढ़िया से उसको। तो इसका मतलब क्या करता है बिजनेस में, बताइए? सामान तो वही है, बस उसका उपयोग चेंज कर दिया और फिर लोग उसको यूज करने लगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? बहुत सारा चीज़ है जो जो एकदम रद्दी है, जिसको हम नहीं देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा आता है जिसका यूटिलिटी क्रिएट कर देता है, उसका यूज क्रिएट कर देता है। जैसे इससे पहले आप लोग देखे होंगे, तो हम लोगों के आसपास में, ठीक है, हम लोगों के आसपास में गिलोय होता था, उसको हम झाड़ी समझ के काट देते थे, यार कौन झाड़ी पता नहीं। रामदेव बाबा आए, उसका यूटिलिटी क्रिएट कर दिया कि इसको पीने से लोग बीमार नहीं पड़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है और इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। लोग आज उसको लगा रहा है। बात समझ गए? बहुत सारा ऐसा चीज़ था। एलोवेरा हम लोग फेंक देते थे, एलोवेरा कहीं देखते थे कौन झाड़ी है पता नहीं, कबाड़ के फेंक देते थे। आज एलोवेरा का यूटिलिटी क्रिएट कर दिए। रामदेव बाबा इतना सारा प्रोडक्ट एलोवेरा से बना रहे हैं कि बोलते हैं खेती करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सारा खरीद लेंगे। आज बहुत किसान ऐसा है जो एलोवेरा का खेती कर रहा है और डायरेक्ट बेच देता है। उसमें दो तरह का एलोवेरा होता है, इंडियन जो होता है वो थोड़ा सस्ता बिकता है, और जो अमेरिकन एलोवेरा होता है वो और महंगा बिकता है। जैसे अमेरिका बनाता है प्रोडक्ट, जो आप हिमालय वगैरह का दिखता है ना, जितना भी वो मतलब जो विदेशी कंपनी का आप जितना भी फेस वॉश यूज करें, बाकी सारा चीज़ यूज करें, वो विदेशी होता है, वो बहुत लंबा लंबा उसका जो लीफ होता है, पत्ता होता है, और उससे एलोवेरा क्वालिटी वाला निकलता है और उसको वहाँ पे बेचता है। तो आप बताइए, अगर आप क्या किया, वो जिस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं था उसके अंदर वैल्यू लाने का काम कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। अभी रेस्टोरेंट में एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो टायर फेंका रहता है ना, टायर दुकान में फेंके ना रहता था, अभी क्या किया, उसको कलरफुल कर देता है और रस्सी से बढ़िया से उसको बांध देता है, लोग बैठने के यूज में ला रहा है। ये बताइए क्या कर रहा है वो बिजनेसमैन? यूटिलिटी क्रिएट कर दिया। वो फेंका हुआ था, कोई टायर पर ऐसे बैठने बोलता नहीं बैठता, लेकिन आज कलरफुल कर दिया तो लोग साइकिल का रिम पुराना वाला जो होता था, आज देखो रेस्टोरेंट में उसको सजा रहा है और लोगों को अच्छा लगता है। हाँ या नहीं? इसका मतलब है कि जो इस दुनिया का वेस्ट है उसको बिजनेसमैन यूटिलिटी उसका क्रिएट करके लोगों के लिए यूजफुल बना देगा। कोई दिक्कत है? कोई भी चीज़ है बिजनेसमैन के हाथ दे दीजिए, वो उसका उपयोग बता देगा कि दुनिया को कि इससे क्या कर सकते हैं हम। जिसको हम कभी आज तक यूज नहीं किए उसका उपयोग बताएगा वो, तो बिजनेसमैन ही हमको उपयोग बताता। सोचिए अगर कोई बिजनेसमैन नहीं होता तो क्या हम मोबाइल चला रहे होते? वही तो हमको सिखाया कि मोबाइल क्या चीज़ है, हम लोग कहाँ जानते थे? ऐसा कोई सामान है जो आप जानते थे, हाँ कस्टमर मांगा तब बिजनेसमैन बनाया? एक भी सामान बता दो कि हम जानते थे सर कि दुनिया में एक ऐसा चीज़ आएगा जहाँ से हम एक आदमी यहाँ बैठे दिल्ली से बात कर सकता है, फिर हम लोग डिमांड किए कंपनी को कैसा चीज़ बनाओ, फिर कंपनी बना के लाया? नहीं, कंपनी बनाया, कंपनी हमको दिया, हमको उपयोग बताया कि ऐसा चीज़ है जिससे तुम घर बैठे बात कर सकते हो, फिर हमको समझ आया और फिर हम उसको खरीदें। इसका मतलब जो इस दुनिया में ला रहा है वो कौन ला रहा है? बिजनेसमैन तो ला रहा है। अरे यूटिलिटी नहीं ला रहा है, बिजनेसमैन ला रहा है। कौन ला रहा है? बिजनेसमैन ला रहा है। यानी बिजनेसमैन उसका क्या कर रहा है? यूटिलिटी क्रिएट कर दे रहा है। बात समझ गए? इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं जो हम लोग पहले से जानते थे, वो बिजनेसमैन लेके आया तब हम उसको सीखे। कितने लोग जानते थे कि पहले फेस वॉश होता था? कोई नहीं जानता है कि ये चीज़, अभी भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हमारे पहुंच से दूर है, हम जानते नहीं कि ये चीज़ भी होता है। हमको तो नहीं पता था कि ये डिजिटल पैनल भी होता है। लोग लेके आया बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हमको सिखाया, हम लोग को बार बार आके मिला, लगातार आके मिला कि सर ये पैनल है, इससे पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप डिजिटली पढ़ा सकते हैं, कंट्री सब कुछ समझाया, तब हम खरीदे। इसका मतलब बिजनेसमैन हमारे लिए क्या किया? यूज क्रिएट किया, तब ना इसका डिमांड बढ़ेगा। तो यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? वो नहीं होता तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और हम आज भी पुराने ज़माने में जी रहे होते। और बिजनेसमैन है तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, बिजनेसमैन है तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है। कोई दिक्कत है? कस्टमर सेटिस्फाई होता है बिजनेसमैन से, इसलिए बिजनेसमैन रहेगा तो कस्टमर को क्या होगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर सेटिस्फाई रहता है बिजनेसमैन से। अब चलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? तो वो तो क्या था? बिजनेस क्या है? उत्पादन करने और बेचना। और केवल अगर बेचने की बात करें तो वो कॉमर्स है। उत्पादन करने को इंडस्ट्री बोलते हैं, उत्पादन करने को क्या बोलते हैं? और बेचने को क्या बोलते हैं? कॉमर्स। अगर किसी गुड्स और सर्विसेज को बेचा जा रहा है तो बेचने का काम क्या है? कॉमर्स।
और कॉमर्स के अंदर दो चीज़ आता है, ट्रेड और फैक्टर ऑफ ट्रेड या एक्जुलरी ऑफ ट्रेड बोलते हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार क्या होता है अभी बताए, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना, वो क्या कहलाता है, व्यापार। अभी तो बताया ना कि एक सामान एक जगह से खरीद रहे हैं दूसरी जगह बेच रहे हैं, किसके लिए, लाभ कमाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, व्यापार। और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको क्या बोलते हैं, व्यापारी। अब व्यापार कितने तरह का, दो तरह का, देसी और, देसी व्यापार का मतलब जो देश की सीमा के अंदर होता है, विदेशी मतलब जो देश की सीमा के बाहर होता है, देखो लिखा हुआ सब। अब देसी के अंदर तीन है, लोकल, स्टेट लेवल, यहाँ ट्रेड ही लिखा गया गलती से, ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, और इंटर स्टेट ट्रेड। तो बताओ लोकल ट्रेड वो होगा जो एक जिला के अंदर चलेगा, अगर आपका व्यापार का काम एक जिला तक सीमित है तो आप लोकल हो, अगर एक जिला से बढ़ के दूसरा तीसरा चौथा जिला एक राज्य तक फैल गया तो आप राज्य स्तरीय हो, और अगर एक राज्य से दूसरे तीसरे चौथे पूरे देश में फैल गया तो क्या हो, इंटर स्टेट ट्रेड हो। कहीं कोई दिक्कत है, इसका कोई परिभाषा नहीं, एरिया के आधार पर बांटा जाता है ट्रेड को। अब विदेशी व्यापार कौन होता है, मतलब विदेशी व्यापार का मतलब होता है देश की सीमा के बाहर व्यापार करना। अब विदेशी व्यापार के अंदर तीन चीज़ आता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है खरीदना, जब गुड्स और सर्विसेज दूसरे देश से हम अपने देश में खरीदते हैं तो इंपोर्ट, अपने देश से गुड्स और सर्विसेज दूसरे देश में बेचते हैं तो एक्सपोर्ट, और जब एक देश से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं और उसको दूसरे देश में बेच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट। कहीं कोई दिक्कत है। और एक्जुलरी और एक्टिविटी ऑफ बिजनेस मतलब, एक्जुलरी ऑफ बिजनेस का मतलब व्यापार के सहायक क्रियाएं, बहुत सारे ऐसे काम है ना जो बिजनेस को सपोर्ट करता है, मदद करता है। कौन कौन सा ऐसा काम है जो बिजनेस को मदद करता है, जिसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता है। तो पहला, व्यक्ति की जो बाधा है, लोगों की जो समस्या है ना, उसको कौन दूर करता है, मिडिल मैन। हमको आदमी चाहिए ना भाई, अगर दिल्ली में बेचना है तो दिल्ली तक पहुंचने के लिए कोई बीच में आदमी चाहिए ना, स्टाफ चाहिए ना, तो उसके लिए मिडिल मैन काम करता है। हमको समस्या है स्थान का, कि हम हजारीबाग में हैं, माल मेरा दिल्ली भेजना है, कैसे भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट से और कम्युनिकेशन। हमको समस्या समय का, तो वेयर हाउसिंग, गोदाम में रख दो। जैसे आज हमको माल नहीं चाहिए, एक महीना बाद चाहिए, तो क्या करेंगे, एक महीना तक कहाँ रखेंगे, गोदाम में रख लेंगे। हमको समस्या रिस्क है भाई, तो इंश्योरेंस करा लो, तो उल्टा हो गया, रिस्क है तो क्या होगा, इंश्योरेंस, और फाइनेंस है तो क्या होगा, बैंकिंग, और इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा, सूचना देना पड़ेगा ना कि हम ऐसा सामान बना रहे, तब तो लोग डिमांड करेगा, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग करो। तो ये सारे अगर काम नहीं होंगे तो क्या बिजनेस हो पाएगा। तो ये बिजनेस के एक्जुलरी ऑफ ट्रेड बोला जाता है, मतलब व्यवसाय की सहायक क्रियाएं, ये नहीं रहेगा तो बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस को ये हेल्प करता है। अब हम लोग कितने क्वेश्चन देख चुके हैं, चार क्वेश्चन, तीन ग्रुप ए का और एक ग्रुप बी का, और इसके आगे का हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को।